हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपनी एक वैकेंसी, एक सीट पक्का करने के लिए आप पूरी जोर से, पूरे जोर शोर से और अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। चलिए भाई, तो अभी अपन लोग यहाँ पे अपने विज्ञान के बारे में बात करेंगे, अपनी साइंस कि अपनी आर्मी जीडी में अगर कोई बच्चा आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, तो कोई बच्चा अगर जीडी की तैयारी करे, ट्रेडमैन की तैयारी करे, या फिर चाहे नर्सिंग की तैयारी करे, या फिर आर्मी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, तो वहां पर उसको साइंस के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और अग्निवीर में तो जीडी की बात करें तो जीडी में तो आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंस के, जिसका मतलब है कि अगर आप साइंस का वेटेज लेके चले तो आपको 100 में से 30 नंबर का जो रोल है वो आपकी साइंस का होता है, विज्ञान का होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने विज्ञान के बारे में ही, यानी विज्ञान के टॉपिक बाय टॉपिक अपने टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी क्लास यहाँ पे शुरू करेंगे। और आज आपका बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का पहला टॉपिक मैं यहाँ पे शुरू करने जा रही हूँ। आप उसको ज़रूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा साथ साथ। इस चक्कर में आप अपना टाइम खराब बिल्कुल मत कीजिएगा कि पीडीएफ दे देना। भाई पीडीएफ वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन पीडीएफ कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पीडीएफ से ना कोई आज तक पढ़ा है और ना कोई पढ़ेगा। पीडीएफ महज एक संतुष्टि होती है कि हाँ हमारे पास पीडीएफ है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आज तक एक भी पीडीएफ नहीं है? पीडीएफ आपने भरपूर टेलीग्राम से यहाँ वहाँ से खूब इकट्ठा कर रखी होंगी, पर आप उनसे पढ़ते नहीं हो। तो पढ़ना होता है हमें वही जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ होता है। बाकायदा अपनी कॉपी बना लीजिएगा और नोट करना शुरू कर दीजिएगा। खुद से नोट बनाएंगे, उसके बाद पेपर में आपका नोट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पे हम अपना जीव विज्ञान का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आर्मी जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, नर्सिंग हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो, इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। तो हमारा टॉपिक है ग्रंथियां, जिन्हें कहा जाता है ग्लैंड्स। जिन्हें क्या कहेंगे हम? ग्लैंड्स। चलिए भाई, तो देखो क्या होती हैं ग्रंथियां, किसे कहेंगे ग्रंथि? हमारे शरीर का तो भाग है, पर क्या हमारे शरीर में जैसे और अंग है वैसी ही होती हैं, या इनकी संरचना कुछ अलग प्रकार की होती है? कुछ अलग करती हैं, कुछ अलग बनाती हैं। क्या कुछ अलग है जो ग्रंथि को एक अंग से अलग करता है? तो देखिए भाई, सबसे पहले आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक बात, कि किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका। जीवन की मूलभूत आधारभूत भौतिक इकाई होती है कोशिका। और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, उनके समूह को हम नाम दे देते हैं किसका? उत्तक का। उत्तक का, यानी कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। और जब ऐसे ही बहुत सारे उत्तक आपस में जुड़ के एक संयुक्त संरचना बना लेते हैं, तो उससे फिर हमारा निर्माण हो जाता है एक अंग का। किसका निर्माण हो जाता है? एक अंग का। अब जब तक ये अंग सामान्य रूप से अपनी दैनिक क्रियाएं करता रहेगा, यानी इसे जिस तंत्र में भूमिका मिली है उस तंत्र में ये अपना रोल प्ले करेगा, तो तब तक तो ये अंग कहलाएगा। लेकिन अगर ये अंग अपनी प्रक्रियाओं के साथ साथ किसी रासायनिक द्रव का भी निर्माण करना शुरू कर दे, किसी प्रकार के एक केमिकल का, रासायनिक द्रव का भी निर्माण शुरू कर दे, तो फिर इस अंग को ग्रंथि कहा जाने लगता है। यानी फिर इस अंग का नाम बदल के उसका नाम हो जाता है ग्रंथि। उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रंथि। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रंथि एक अंग ही होती हैं, परंतु वो अंग किसी रासायनिक द्रव का भी स्रावण करता है, इसीलिए उसको अंग ना कह के हम क्या कह देते हैं? ग्रंथि। तो यहाँ से आपको ग्रंथि की परिभाषा पता होनी चाहिए भाई। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन परिभाषा से ही पूछ लिया जाता है कि ग्रंथि किसे कहोगे, ग्रंथि क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंगों से केमिकल बनने के बाद उनका नाम पड़ जाता है ग्रंथि। तो इसका मतलब है कि उत्तकों का समूह, ठीक है, उत्तकों का ऐसा समूह
उत्तकों का ऐसा समूह जो रासायनिक, भाई रासायनिक इस तरह लिखते हैं, आप समझ रहे होगे ना, रासायनिक है, पूरा रासायनिक नहीं लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो उत्तकों का ऐसा समूह जो रासायनिक द्रव का निर्माण करता है, जो रासायनिक द्रव का निर्माण करता है, आपका क्या कहलाएगा? ग्रंथि। आपका ग्रंथि कहलाता है, ठीक है, ग्रंथि कहलाता है। तो यहां से आपकी परिभाषा निकल के आ जाती है ग्रंथि की, कि ग्रंथि आप किसे कहोगे, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए ग्रंथि क्या है, ग्रंथि किसका समूह है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रंथि उत्तकों का समूह होती है। और उत्तक किससे बनते हैं? कोशिकाओं से बनते हैं। उसके बाद भाई ये रासायनिक जो द्रव है, कैसे द्रव बनाती है ये, क्या इन द्रवों को कहा जाएगा? क्या हम बोलेंगे कि भाई कौन से द्रव है जो हमारी ग्रंथि बनाती है? तो भाई आपकी जितनी भी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो रासायनिक द्रव बनाए जाते हैं, उन द्रवों को या तो आप हार्मोन कहोगे, क्या कहोगे? हार्मोन। या तो आप हार्मोन का नाम दोगे, या फिर आप नाम दोगे एंजाइम का, या फिर आप नाम दोगे रस का। यानी कि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां, ग्रंथि चाहे कोई भी हो, वो इन्हीं तीन द्रवों का निर्माण करेगी। या हार्मोन बनाएगी, या एंजाइम बनाएगी, या रस बनाएगी, कोई भी एक का निर्माण कर देगी। या फिर कुछ ग्रंथियां ऐसी होती जो एक से ज्यादा भी द्रवों का निर्माण कर सकती हैं। तो निर्माण चाहे वो कितने भी द्रव का करे, लेकिन सबका नाम यही होगा। इनमें से ही एक चीज का या दो चीजों का निर्माण कोई भी ग्रंथि करती होगी। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारी ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। आपके इस शरीर में, आपके इस 206 हड्डियों के ढांचे में ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं? क्या सारी एक जैसी होती हैं या फिर थोड़ी अलग अलग प्रकार की होती हैं? तो देखो भाई, आपके शरीर में ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की। 3 टाइप की ग्रंथियां आपके शरीर में पाई जाती हैं। नंबर 1, जिसे आप कहोगे अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे आप क्या कहोगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी। अब आप उसके नाम से ही परिचित हो गए होंगे। इसके नाम को थोड़ा सा डिटेल में आप देखोगे, ढंग से देखोगे सॉरी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंतः का मतलब है आंतरिक, अंदर, और स्त्रावी का मतलब है स्त्रावण करना। यानी वो ग्रंथियां जो अपने बनाए गए द्रव का अंदर ही, यानी शरीर के अंदर ही स्त्रावण करती हैं, कभी भी शरीर के बाहर अपने द्रव को नहीं आने देती, उन ग्रंथियों को आप क्या बोलोगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि इनका स्त्रावण, यानी ये जो भी द्रव बनाती हैं वो स्त्रावण सदैव शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है, सदैव शरीर के अंदर होता है, सदैव शरीर के अंदर ही होगा, अंदर ही बनेगा और शरीर के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसका काम शरीर के अंदर ही है, शरीर के बाहर इसका कोई कार्य नहीं होता। दूसरा, ये जिस द्रव को बनाती है, जिस रासायनिक द्रव को बनाती है, उसे कहा जाता है हार्मोन। क्या कहेंगे हम? हार्मोन। यानी आपकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका निर्माण करती हैं? हार्मोन का, हार्मोन का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन आर्मी में पहले भी पूछा जा चुका है। जहां मैं स्टार कर दूं, भाई कहीं पे भी अगर किसी क्वेश्चन में मैं इंपॉर्टेंट मार्क करने को बोलूं या स्टार बनाने को बोलूं, जरूरी बोलूं, तो समझ लेना इसका मतलब है वहां से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आर्मी में पहले भी पूछा जा चुका है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्रावण करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाएंगी? आपका हार्मोन बनाती हैं, हार्मोन का निर्माण करती हैं। अगला देखो भाई, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये अपने हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से भेजती हैं? क्या ये किसी नली के माध्यम से भेजती हैं, किसी धमनी के माध्यम से भेजेंगी, किसी शिरा के माध्यम से भेजेंगी, या फिर रक्त के माध्यम से भेजती हैं? कैसे? क्योंकि ग्रंथियां अलग अलग जगह शरीर में स्थित हैं,
जैसे हमारे मस्तिष्क में भी 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां स्थित हैं, और हमारे मस्तिष्क को जब कोई हार्मोन बनाना होगा तो हमारा मस्तिष्क खुद चल के उस अंग के पास नहीं जाता, वो अपनी जगह पे रहते हुए ही अपने हार्मोन को उस स्थान पर भेज देता है। तो उस स्थान तक वो अपने बनाए हुए हार्मोन को कैसे भेजता है, किसके माध्यम से भेजता है? तो भाई आप लिख लेंगे कि हार्मोन सदैव रक्त के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, रक्त के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। रक्त ही होता है जो हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, रक्त के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। आप कहोगे कि रक्त तो पूरे शरीर में बहता है, हार्मोन बनाया है किसी अंग के लिए, किसी एक अंग के लिए, और पूरे खून में आप उसको मिला देते हो, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर सारे शरीर को तो जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है उस तक ही पहुंचाओ ना। तो देखो, मिक्स तो किया जाएगा पूरे खून में, पर उसका असर केवल उसी अंग पे पड़ेगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। जैसे गोली आप लेते हो, टैबलेट आप लेते हो, तो आपको दिक्कत चाहे सर दर्द की हो, पेट दर्द की हो, या फिर आपको कोई भी परेशानी हो, गोली आप हमेशा, आप सीधी बात है, मुंह से ही लोगे, वो गोली पेट में ही जाएगी, पेट में ही जाके वो घुलेगी, उसके बाद उसको हमारी आंत ही अवशोषित करेंगी। परंतु फिर भी सर दर्द की गोली सर दर्द ही ठीक करती है, पेट दर्द की गोली पेट दर्द ही ठीक करती है, जुकाम की गोली जुकाम में असर करेगी। सेम वैसे ही आपके हार्मोन भी होते हैं जो पूरे खून में घुल जाएंगे, परंतु उनका असर केवल उसी अंग पे देखने को मिलेगा जिस अंग के लिए हमारी ग्रंथि ने उसे बनाया है। बाकी कहीं पे भी उसका कोई असर होगा ही नहीं, वो असर दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हार्मोन सदैव रक्त के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। अब रक्त के माध्यम से स्थानांतरित कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसी नली, कोई ऐसी वाहिनी है ही नहीं जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करे। अगर होती तो फिर ये अपनी वाहिनी के माध्यम से ही हार्मोन का स्थानांतरण कर देते, परंतु रक्त की सहायता इन्हें लेनी पड़ रही है। इसका मतलब इनमें कोई वाहिनी नहीं होती, कोई नलिका नहीं होती। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि भाई साहब हमारी नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को, यानी इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका रहित या वाहिनी रहित, ठीक है, नलिका रहित या वाहिनी रहित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पाइप कोई नहीं होती, बिना पाइप के रक्त के माध्यम से स्थानांतरण करती हैं, इसीलिए इन्हें हम नलिकाहीन, नलिका विहीन या फिर आपका वाहिनी विहीन ग्रंथि कह सकते हैं। अब भाई कौन कौन सी ग्रंथियां हैं हमारी जिन्हें हम अंतःस्रावी की श्रेणी में रखेंगे, उनका उदाहरण तो बताओ कि कौन सी हमारी ग्रंथियां हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो देखो भाई, इसके अंदर आएंगी आपकी 8 ग्रंथियां। 8 ग्रंथियों को इसमें जगह दी गई है। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, आपकी पीयूष ग्रंथि। नंबर 2 आपकी थायराइड ग्रंथि, आपकी थायराइड ग्रंथि। दूसरी होती है, यानी नंबर 3 है आपकी पैराथायराइड, पैराथायराइड। नंबर 4 है आपकी थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। अगली है आपकी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है आपकी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। और फिर बचती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, जिसे आप अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हो। और लास्ट है आपकी जनन ग्रंथियां, लास्ट है आपकी जनन ग्रंथि। इस तरह से मिला के कुल 8 ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में जिन्हें अंतःस्रावी की श्रेणी में रखा गया है। ये 8 की 8 आपके सामने हैं जो ग्रंथियां अंतःस्रावी की श्रेणी में आती हैं। अब आपसे
कैसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, 3 ऑप्शन आपके अंतःस्रावी से उठा लेगा और 1 ऑप्शन आपके बहिस्रावी से उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहलाती। तो आप छांट लेंगे, ये 8 हैं हमारी जो अंतःस्रावी में आएंगी, इसके अलावा कोई भी ग्रंथि आपको देगा तो वो अंतःस्रावी का रोल प्ले नहीं करेंगी, वो या तो बहिस्रावी होगी या फिर आपका कौन सी होगी, मिश्रित ग्रंथि। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इनके बारे में हम अब अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम अपने दूसरी प्रकार के ऊपर। पहला प्रकार तो हमारा हो गया अंतःस्रावी, दूसरा प्रकार कौन सा है, तो दूसरा प्रकार होता है आपका बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बही बाहर, स्रावी का मतलब है श्रावण करना, यानी वो ग्रंथि जो अपने द्रव का श्रावण शरीर से बाहर करती है उसे आप क्या कहोगे, बहिस्रावी ग्रंथि। अब बहिस्रावी ग्रंथि जो अपनी है कौन सी है, अब शरीर के बाहर भी कर सकती हैं और हम चाहें तो उन्हें शरीर के अंदर भी रख सकते हैं, नुकसान वो शरीर के अंदर भी नहीं करेंगे। यानी इनके बनाए हुए द्रव शरीर के बाहर और शरीर के अंदर दोनों स्थानों पर रहने के लिए सक्षम होते हैं, दोनों जगह पे उनको रखा जा सकता है। तो यानी कि इनका श्रावण, इनका श्रावण, इनका श्रावण शरीर के अंदर, इनका श्रावण शरीर के अंदर व बाहर दोनों स्थानों पर, दोनों स्थानों पर हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह पर हो सकता है, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है, अब श्रावण बाहर कर दिया, चलो ठीक है, परंतु इनके श्रावण को हम क्या कहेंगे, क्योंकि अंतःस्रावी के श्रावण को तो हमने हार्मोन नाम दिया था, ये जिस द्रव को बनाती हैं उस द्रव को हम क्या कहेंगे। तो अभी हमारी बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम व रस, एंजाइम व रस, यानी या तो एंजाइम बनाएंगी या फिर रस बनाएंगी या फिर हो सकता है दोनों भी बना दे। ठीक है, यानी बनाएंगी या तो दोनों या तो फिर इनमें से कोई एक। तो एंजाइम व रस का निर्माण करती है आपकी बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसका निर्माण करती है आपकी बहिस्रावी ग्रंथि। उसके बाद अगर जैसे हमारी अंतःस्रावी ने रक्त के माध्यम से अपने द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा था, क्या ये भी रक्त के माध्यम से भेजेंगी या फिर इनका माध्यम कुछ और होगा। तो देखिए, हमारी बहिस्रावी ग्रंथियां अगर रक्त में ही अपने द्रव मिलाएंगी तो फिर ऐसे तो हार्मोन, एंजाइम, रस सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे, और सभी अगर मिक्स हो गए तो फिर उनके अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा बनाए जाने का मतलब ही क्या रह जाएगा, वो तो सारे मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हमें करने नहीं है। अगर मिक्स ही करने होते तो एक ही ग्रंथि सारी चीजें बना लेती, अलग अलग उनको श्रेणियों में रखने की क्या जरूरत थी। तो देखो, हमारी बहिस्रावी ग्रंथियां खून में अपने बनाए द्रव नहीं मिलाती, उन्हें एक संबंधित नलिका की जरूरत पड़ती है, वाहिनी की जरूरत पड़ती है, और उसी वाहिनी के माध्यम से वो अपने द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। यानी जो अंग एंजाइम बनाएगा उससे शुरू होकर एक धमनी या फिर एक शिरा या फिर आप एक पाइप की जैसी संरचना मान सकते हो, जैसे पाइप होता है, नलिका होती है, यानी एक नलिका बनाने वाले अंग से उस अंग तक जुड़ी होगी जिस तक भेजना है, और उस नली के माध्यम से ही उसका एंजाइम या फिर रस वहां तक पहुंचाया जाता है। दाएं बाएं रक्त में कोई संपर्क इसका नहीं होता, ये रक्त से अपने द्रव का संपर्क नहीं होने देती। तो यानी यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये होती है अपनी नलिका युक्त ग्रंथि। ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथि होती है, नली के माध्यम से अपने सारे के सारे द्रव का श्रावण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करती है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला अगला हम बात करेंगे भाई कि हमारी ये जो है यानी बहिस्रावी ग्रंथि है,
कौन कौन सी ग्रंथियां इस श्रेणी में आती हैं, क्या उनका नाम है, उदाहरण हमें पता होना चाहिए ताकि हम छांट पाएं कि कौन सी हमारी अंतःस्रावी है, कौन सी बहिस्रावी है, कौन सी हमारी मिश्रित ग्रंथि है। तो देखो भाई, उदाहरण आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। सबसे पहले तो आपकी अश्रु ग्रंथि, आपकी अश्रु ग्रंथि यानी जो आंसू आपको आते हैं, वो आंसू आपका एक तरह का एंजाइम होता है और उसे आपकी अश्रु ग्रंथि क्या करती है, स्रावित करती है, अश्रु ग्रंथि। दूसरी होती है तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि। आपके शरीर में, आपकी त्वचा से एक तेल निकलता रहता है। गर्मियों में तेल का श्रावण ज्यादा होता है, इसीलिए आप अक्सर देखते भी होंगे कि नाक के आसपास का एरिया, यहाँ से आप ऐसे हाथ फिराओगे तो आपको आपकी स्किन पे तेल नजर आएगा। तो वो तेलीय ग्रंथियों के द्वारा बनाया गया श्रावण होता है। सर्दियों में ये थोड़ी कम क्रियाशील होती है, सर्दियों में तेल का श्रावण नहीं करती, इसीलिए बार बार सर्दियों में हमारी त्वचा फटती रहती है और हमें चिकनाई के लिए कुछ ना कुछ लोशन वगैरह, तेल वगैरह लगाना पड़ता है। तीसरी होती है अपनी दुग्ध ग्रंथि, तीसरी होती है अपनी दुग्ध ग्रंथि, दूध ग्रंथियां। चौथी होंगी अपनी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। पांचवी होती है अपनी स्वेद ग्रंथि, अपनी श्वेद ग्रंथि, जिसे आप पसीने वाली ग्रंथि भी कह सकते हो। ठीक है, श्वेद ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथियां, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। और इसके बाद अपना बचेगा एक यकृत, यकृत। ये जो ग्रंथियां हैं आपकी, वो सारी की सारी किस में कहलाएंगी, आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत। ठीक है, अश्रु ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेद ग्रंथि और आपकी, सॉरी लार ग्रंथि मैंने 2 बार लिख दी है, लार ग्रंथि मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दी है, लार ग्रंथि 2 बार लिख दी है। यहाँ पे आ जाएगी भी आपकी जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि। ठीक है, टोटल हो गई 7 आपकी, 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां, 7 बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अब यहां से आपके लिए जरूरी क्या है, यकृत। यहां से यकृत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अश्रु ग्रंथियों के बारे में और आपकी तेलीय ग्रंथियों के बारे में और श्वेद ग्रंथियों के बारे में, इन 3 ग्रंथियों के बारे में हम तब पढ़ते हैं जब हमें अपनी 5 इंद्रियों के बारे में पढ़ना हो। यानी जब आप त्वचा के बारे में पढ़ेंगे तो आप तेलीय ग्रंथियां और श्वेद ग्रंथियों के बारे में साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। अश्रु ग्रंथियों को जब हम आंख के बारे में पढ़ते हैं, आंख की संरचना पढ़ते हैं, तो हम अश्रु ग्रंथियां कंप्लीट कर लेते हैं। दूध ग्रंथियां अपनी, यानी कि दूध ग्रंथियां कुछ हद तक अपनी, ये मान के चलिए, स्किन के दौरान ही पूरी हो जाती है और कुछ उसके कार्य हम अंतःस्रावी के दौरान पूरे कर लेते हैं। जठर ग्रंथि और आपकी लार ग्रंथि और कुछ हद तक आपका यकृत, ये हम पाचन तंत्र के दौरान कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपका बेसिक मुद्दा जो पढ़ने के लिए जोर देना पड़ता है, वो अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों पे होता है। बहिस्रावी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारे अन्य तंत्रों के दौरान ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाती हैं। आगे देखिए, तीसरी प्रकार ग्रंथियों की, तीसरी प्रकार होती है मिश्रित ग्रंथि। तीसरी होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मिश्रित है, मिली जुली है। मिली जुली का मतलब ऐसी ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी के भी गुण होंगे, जिसमें बहिस्रावी के भी गुण होंगे। यानी जो एंजाइम भी बनाएगी, हार्मोन भी बनाएगी, रस भी बनाएगी, जिसके बने हुए श्रावण, जिसके बने हुए श्रावण उस ग्रंथि से बाहर भी स्रावित होंगे और शरीर के अंदर भी रखे जाएंगे। दोनों तरह का काम करती है आपकी ये वाली ग्रंथि। तो सबसे पहले तो ये ग्रंथि क्या करेगी, ये ग्रंथि अंतःस्रावी, अंतःस्रावी व बहिस्रावी, अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, दोनों की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, दोनों की तरह काम करेगी आपकी ये वाली ग्रंथि। अब दोनों की तरह काम करती है, इसका मतलब है हार्मोन
एंजाइम व रस तीनों बनाती है, तीनों बनाती है। ठीक है, एंजाइम भी बना लेगी, हार्मोन भी बना लेगी और रस भी बना लेगी, तीनों का निर्माण करती है। ठीक है, तीनों का निर्माण करती है। अब बात आती है कि ये तीनों बना तो रही है, पर इन तीनों को बनाकर किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेगी? नली के माध्यम से भेजेगी कि रक्त के माध्यम से भेजेगी? तो भाई सीधी बात है, हार्मोन तो रक्त में मिलते हैं, तो जब इसको हार्मोन का स्रावण करना होगा तो रक्त में मिला देगी, जब इसे एंजाइम और रस का स्रावण करना होगा तो नली के माध्यम से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथि नलिका युक्त और नलिका रहित दोनों भूमिका निभाती है, यानी इसमें नलिका होती है, ठीक है, नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त ग्रंथि होती है तथा रक्त से भी इनका संपर्क होता है। ठीक है, रक्त से भी संपर्क होता है, दोनों तरह से भूमिका निभाएगी, रक्त में भी अपने रस का स्रावण करेगी और नलिका के माध्यम से भी उसका स्रावण करेगी, दोनों तरह से भूमिका निभाती है आपकी मिश्रित ग्रंथि। और भाई आपके शरीर में केवल एक ही ग्रंथि ऐसी होती है जिसे आप मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में रखते हो, और उसका नाम होता है आपकी कौन सी ग्रंथि? आपका अग्नाशय, आपका अग्नाशय। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसे आप मिश्रित ग्रंथि कहोगे, उसके अलावा कोई ग्रंथि शरीर में ऐसी नहीं है जिसे आप मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में रखोगे, बाकी सारी अंतःस्रावी या बहिस्रावी की श्रेणी में रखी जाती हैं। तो यहाँ तक हम लोग अपनी ग्रंथियों के तीनों प्रकारों के बारे में जान चुके हैं कि आपके शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कितनी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं और कितनी मिश्रित ग्रंथियां हैं, तीनों के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम अपनी अगली क्लास में से अपना अंतःस्रावी तंत्र शुरू करने जा रहे हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां शुरू करने वाले हैं। उनमें हम उनके हार्मोन पढ़ेंगे, उन हार्मोन्स के कार्य पढ़ेंगे, और हार्मोन की कमी या अधिकता से कोई रोग हमें होता है तो उस रोग के बारे में पढ़ेंगे, और उस ग्रंथि की कोई विशेष खासियत है, कोई अन्य नाम है, कोई विशेष आकार है, तो हम उसके बारे में भी अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को चीजें सारी समझ में आई होंगी। आप आज की क्लास को अपना आधार मान के चलिएगा, और मान के चलिएगा कि आज की ही क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आज की ही क्लास से अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरह से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हार्मोन कौन सी बनाएंगी, एंजाइम कौन सी बनाएंगी, कौन सी नलिका युक्त होती है, कौन सी नलिका रहित होती है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी की श्रेणी में आएगी, कौन सी बहिस्रावी की श्रेणी में आएगी, ग्रंथियों के कितने प्रकार हैं, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, इस तरह से करके 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास से ही अलग अलग एग्जाम्स में बन चुके हैं। तो आप इस क्लास को सीरियसली लीजिएगा, एक एक चीज को नोट डाउन करके रखिएगा, जिसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके रखती हूँ आप भी उसे इंपॉर्टेंट मार्क जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।